नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा हार्मोन रिलीज करने वाला सिस्टम है, उसको इंटरफियर करते हैं। ये केमिकल्स नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स के जैसे मिमिक कर सकते हैं, जैसे उनके जैसे बिहेव कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं या उनके फंक्शनिंग को ही ऑल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिवियर या माइल्ड हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो EDCs हैं, ये बहुत तरह के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और खाने में भी कभी कभी पाए जाते हैं। सो कॉमन प्रोडक्ट्स क्या हैं? बिस्फेनॉल A, BPA, ये प्लास्टिक्स में, रेजिन्स में, फूड कंटेनर्स और वाटर बॉटल्स में पाए जाते हैं। थैलेट्स, प्लास्टिसाइजर्स में ये यूज किए जाते हैं, जैसे विनाइल फ्लोरिंग्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो पहले तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज किए जाते हैं और अभी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इनका यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स जैसे DDT, उनके डेरिवेटिव्स एनवायरनमेंट में भी हैं और हालांकि बैंड हैं, फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, खाने में इंक्लूडेड। डाइऑक्सिन्स प्रोडक्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वेस्ट इंसिनरेशन, वेस्ट को जब जलाया जाता है उन्हें डाइऑक्सिन्स कहा जाता है, वो भी पाए जाते हैं। पैराबेन्स प्रिजर्वेटिव्स में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ये पाए जाते हैं। हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब भी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग इफेक्ट्स रखते हैं। तो ये इफेक्ट कैसे करते हैं? स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी में इनका क्या असर होता है? ये नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक कर सकते हैं, उनकी तरह बिहेव कर सकते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स को वो बाइंड करते हैं और मिमिक करना शुरू करते हैं। हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन, थायराइड हार्मोन्स, इनकी वजह से ये सिग्नलिंग पाथवे जो होता है, जो इनका रेगुलर एक्शन होता है, वो खराब हो सकता है। ये हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स तो हार्मोन रिसेप्टर्स को जाके लग जाते हैं और जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं उनका इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है, जिससे इफेक्ट बॉडी के फंक्शनिंग पे पड़ सकता है। यही नहीं, ये केमिकल्स हार्मोन सिंथेसिस को और उनके एक्शन को टोटली ऑल्टर कर सकते हैं। जब ये ऐसा होता है तो नॉर्मल हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ इफेक्ट होता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस यानी DNA के जो सीक्वेंस में, जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आते हैं, उन्हें एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। ये केमिकल्स ये एपिजेनेटिक चेंजेस ला सकते हैं, जिससे जनरेशंस तक ये असर देखा जा सकता है। मेल फर्टिलिटी पे इनका क्या असर होता है? ये केमिकल्स जो हैं स्पर्म काउंट और क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। BPA, थैलेट्स और पेस्टिसाइड्स स्पर्म काउंट को कम करते हैं, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब पे असर दिखाते हैं, ऐसा स्टडीज कहते हैं। अगर एक्सपोजर होता है इन केमिकल से, सो पुअर स्पर्म पैरामीटर्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, वो फंक्शनिंग इफेक्ट होता है। टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस सिंड्रोम, नॉर्मल डेवलपमेंटल इफेक्ट जो होता है टेस्टिस का, वो भी असर हो सकता है। कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जैसे कि क्रिप्टोऑर्गिडिज्म यानी कि टेस्टिस का नीचे ना उतरना, हाइपोस्पाइडियस जैसे अबनॉर्मल यूरेथ्रल डेवलपमेंट कहते हैं, रिड्यूस स्पर्म क्वालिटी या टेस्टिकुलर कैंसर का इंक्रीज्ड रिस्क इन केमिकल्स की वजह से देखा गया है। इन केमिकल्स का रोल इस तरह होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से होना शुरू हो जाता है, अगर एक्सपोजर इतना जल्दी रहे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। केमिकल्स का एक्सपोजर की वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस पे असर पड़ता है, जिनकी वजह से हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं हो पाते। हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इनके इम्बैलेंस की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ सकता है और फर्टिलिटी भी कम हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्टिस में BPA और थैलेट्स की वजह से बढ़ सकता है। ये स्पर्म DNA डैमेज के लिए बहुत असर दिखाता है अपना और सेलुलर मेम्ब्रेन्स को भी खराब करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से स्पर्म फंक्शन खराब हो सकता है और DNA फ्रैगमेंटेशन बढ़ सकता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी इफेक्ट पड़ सकता है। अबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चों में, जिसकी वजह से क्रिप्टोऑर्गिडिज्म का होना, हाइपोस्पाइडियस जैसे मैंने कहा, ये डेवलपमेंटल इश्यूज आगे चल के फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी बन सकते हैं। सो इसके क्लिनिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा, फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ सकता है। तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? प्लास्टिक्स को अवॉइड कीजिए। ग्लास, स्टील, प्लास्टिक्स जिसमें BPA ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। स्पेशली वो प्लास्टिक्स जो फूड और वाटर को स्टोर करते हैं। ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा प्रेफर कीजिए। पेस्टिसाइड्स कम लीजिए, जिससे पेस्टिसाइड रेसिड्यू
रेसिड्यूज आपके बॉडी में कम जाएं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी ऐसे प्रोडक्ट्स चूज कीजिए जिनमें थैलेट्स, पैराबेन्स वगैरह कम हो। जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जिनमें ये केमिकल्स हो तो उन्हें प्रोटेक्टिव गियर पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, जिससे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट हो सके और आपका जो एक्सपोजर है वो कम हो सके। रेगुलेटरी मेजर्स होना चाहिए, इन इंडस्ट्रीज में मेजर्स होने चाहिए ये देखने के लिए कि वर्कर्स का एक्सपोजर इन केमिकल्स को कम हो। सो बेसिकली ये केमिकल्स रिस्क बढ़ा सकते हैं मेल फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, एपिजेनेटिक चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर आप इन चेंजेस के बारे में अवेयर हैं, इनके इफेक्ट्स के बारे में, इन केमिकल्स के बारे में जानकारी रखते हैं, तो इनका एक्सपोजर कम कीजिए, क्योंकि इससे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।